विकास जी ने गायत्री जी से कहा, मुझसे ज़्यादा तकलीफ चांदनी को हुई है, लेकिन अब मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम उस बच्ची से माफ़ी मांगो। बस यही कहूँगा वो बहुत साफ दिल की मासूम लड़की है और हमारी वजह से उसे अब कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। विकास जी की बात पर गायत्री जी ने हाँ कहा और मुस्कुराई तो विकास जी भी खुश हो गए। कुछ देर बाद वो लोग बिला के लिए निकल गए। बिला में चांदनी जो तब से शांत थी, माधवी बोली, चांदनी क्या हुआ? तो चांदनी बोली, भाभी ये डेट क्या होता है? ब्याह ने सुनकर मुंह दबाकर हंसने लगा तो माधुरी ने कहा, ब्यान तुम उधर जाओ। तो ब्यान मुस्कुराता हुआ उनसे दूर जाकर खड़ा हो गया। माधुरी उसके साथ चेयर पर जाकर बैठ गई और बोली, डेट मतलब हस्बैंड वाइफ जब एक दूसरे के लिए कुछ स्पेशल करें या फिर कहीं बाहर घूमें, डिनर करें, प्यार भरी बातें करें या फिर यह कहो एक दूसरे के साथ वक्त बिताएं। जैसे आज मम डैड बाहर डिनर के लिए गए हैं, शायद इसीलिए, क्योंकि डैड मम से नाराज़ थे और थोड़ा वक्त साथ में बिताने से अब उनके बीच सब ठीक हो जाएगा। माधुरी ने कहा तो चांदनी बोली, तो क्या आप भी भैया के साथ जाते हो? मेरी प्रेगनेंसी की वजह से अब हम उतना बाहर तो नहीं जा पाते, लेकिन पहले हम बहुत मज़े करते थे। हम लॉन्ग ड्राइव पर जाते थे, कैंडल लाइट डिनर करते थे, खूब सारी मस्ती और फिर एक दूसरे को बहुत सारा प्यार करते थे। माधुरी ये कहते हुए अपने ख्यालों में चली गई। चांदनी मुस्कुराई और सोचने लगी, अगर मैं भी उनके लिए डेट प्लान करूं तो? फिर उदास होते हुए सोचने लगी, नहीं नहीं, यह नाराज हो गए तो? फिर खुद से बोली, आज तो उनका मूड अच्छा था तो शायद बात बन सकती है। माधुरी अपने ख्यालों से बाहर आई तो चांदनी अपने ख्यालों में चली गई थी। तो माधुरी उसके कंधे पर टेप करते हुए बोली, पता है, हम तो अभी से अपने रूम में या फिर टेरेस पे ही डेट प्लान कर लेते हैं। यह सुनकर चांदनी मुस्कुराने लगी और कुछ देर बाद गार्डन से सब अंदर आए। तो चांदनी बोली, ये अभी तक काम कर रहे हैं क्या? विहान बोला, उन्हें लेट होगा भाभी, और उन्हें यह पसंद नहीं कोई डिस्टर्ब करे। फिर वो माधुरी से बोला, सतीश भाई भी लेट आएंगे तो हम दोनों आपके साथ रहते हैं। चांदनी तुरंत बोली, नहीं नहीं, मुझे कुछ काम है। यह सुनकर माधुरी हैरानी से बोली, इतनी रात को क्या काम है? भाभी बस कुछ काम है ना। चांदनी ने कहा तो माधुरी और विहान वहां से चले गए और चांदनी अपने रूम में आ गई। चांदनी रूम में आई और सोचने लगी, अब क्या करें? तो उसने बालकनी में ही चेयर सेट की और रूम से टेबल लाकर उसे भी ठीक से लगा दिया। अब कुछ खाने के लिए भी चाहिए। चांदनी ने खुद से कहा, फिर किचन से कुछ स्नैक्स और जूस लेकर आई। उसने माधुरी के कहे मुताबिक कुछ कैंडल्स भी टेबल पर रखी और बस चेयर पर बैठकर विवेक के आने का वेट करने लगी। अब तक विकास और गायत्री जी भी घर आ चुके हैं और दोनों बहुत खुश भी हैं। उनके आने के कुछ देर बाद ही सतीश भी घर आया तो उसने देखा स्टडी की लाइट ऑन थी और वो वहां चला गया। विवेक और निखिल दोनों की हालत खराब हो रखी थी और अभी तक वो दोनों काम कर रहे थे। विवेक, निखिल, अब तक काम कर रहे हो? सतीश ने कहा तो विवेक बोला, भाई इट्स ऑलमोस्ट डन। सतीश ने तुरंत निखिल का लैपटॉप बंद किया और थोड़ा तेज आवाज में बोला, अभी दोनों बाहर निकलो। उसकी बात सुनकर निखिल अपने हाथ खड़े करते हुए बोला, भाई मैं जा रहा हूँ, इसको देखो। निखिल ने विवेक की तरफ इशारा करते हुए कहा और वहां से चला गया। विवेक, सतीश ने कहा तो विवेक ने उसे देखा और अपना लैपटॉप बंद किया। सतीश मुस्कुराते हुए बोला, मुझे पता है बहुत काम पेंडिंग हो गया है, लेकिन अब जाकर आराम करो। तो विवेक उसे गुड नाइट बोलकर वहां से चला गया। विवेक जैसे ही रूम में गया तो देखा चांदनी वहां नहीं थी। तो वो थोड़ा घबरा गया। वो तुरंत बालकनी गया तो देखा चांदनी चेयर पर बैठी थी और शायद सो भी गई थी। विवेक ने देखा टेबल पर कुछ खाने का सामान भी रखा था तो वो हैरानी से बोला, इस वक्त किसे भूख लगती है? उसने अपना सिर झटका और चांदनी के कंधे पर टेप किया तो वो एकदम से चौंकते हुए उठी। हे रिलैक्स, ये मैं हूँ, विवेक ने कहा तो चांदनी को शांत हुई। तो वो फिर बोला, तुम यहाँ क्यों सोई हो? वो मैं आपका वेट कर रही थी, चांदनी ने कहा तो विवेक बोला, क्यों, कोई बात है क्या? उसकी बात पर चांदनी ने नामे से हिलाया तो विवेक बोला, फिर? चांदनी को यह समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कहे और विवेक तब से यह समझने में लगा है कि यहाँ क्यों बैठी है। विवेक ने आराम से पूछा, क्या हुआ है, बताओ मुझे। उसकी बात पर चांदनी हिचकते हुए बोली, वो आज मॉम डैड भी बाहर गए हैं, इसलिए मैंने भी आपके लिए डेट डेट विवेक ने हैरान होकर कहा। तो चांदनी घबराते हुए बोली, देखिए गुस्सा मत होना, आपको यह सब पसंद नहीं तो मैं अभी हटा देती हूँ। चांदनी उठी और तुरंत टेबल से सामान उठा ही रही थी कि विवेक ने उसका हाथ पकड़ लिया। चांदनी ने उसे देखा तो विवेक बोला, रुको, ये सब अच्छा है और मुझे पसंद भी है।
विवेक की बात सुनकर चांदनी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो बोली, सच्ची? चांदनी को इतना खुश देखकर विवेक भी बोला, हाँ सच्ची। चांदनी ने फटाफट जूस और चिप्स विवेक के सामने रखे तो विवेक ने पहले वो सब सामान देखा, फिर चांदनी को जो चमकती आंखों से उसे देख रही थी। विवेक मुस्कुराया और उसने जूस का गिलास उठाया ही था कि चांदनी तुरंत बोली, रुकिए। चांदनी की बात पर विवेक उसे सवालिया नजरों से देखने लगा तो चांदनी बोली, बस 1 मिनट। फिर उसने जल्दी से कैंडल्स जलाई और बोली, हाँ अब आप जूस पी लीजिए। विवेक उसकी हरकत पर और ज्यादा मुस्कुराया, फिर जूस पीते हुए बोला, इट्स नाइस, तुम भी पियो। ये सुनकर चांदनी मुस्कुराई और उसने दूसरा गिलास उठाया तो विवेक ने उसका हाथ रोका। विवेक ने अपना गिलास उसकी तरफ बढ़ाया तो चांदनी ने मुस्कुराते हुए जूस पी भी लिया। जहाँ चांदनी बहुत खुश हो रही थी तो वहीं विवेक की नजरें उसके चेहरे पर टिकी थीं। उसने अपना फोन निकाला और कहा, आज हमारी फर्स्ट डेट है तो इस मोमेंट को कैप्चर करते हैं। उसने चांदनी और अपनी कुछ पिक्चर्स क्लिक की जिन्हें देख चांदनी बहुत खुश हुई। इस डेट का आइडिया तुम्हें जरूर माधुरी भाभी ने ही दिया होगा, विवेक ने कहा तो चांदनी ने तपाक से बोली, नहीं, मतलब उन्होंने नहीं कहा ये सब करने को, बस उन्होंने बताया कि वो लोग भी डेट पर जाते थे और खूब सारी मस्ती करते थे, तो मैंने सोचा मैं भी आपके लिए ये सब करूं। अच्छा, विवेक ने कहा तो चांदनी बोली, हाँ पता है, वो लोग बाहर घूमने जाते थे, डिनर पर, लॉन्ग ड्राइव पर। फिर याद करते हुए बोली, हाँ और फिर एक दूसरे से बहुत सारा प्यार। यह बोलकर चांदनी रुक गई क्योंकि उसने विवेक को देखा जो एकटक उसे देख रहा था। तो चांदनी नर्वस होते हुए बोली, वो मेरा मतलब हो। इतना बोलकर उसने अपनी पलकें झुका ली, लेकिन विवेक की नजरें तो बस उसके मासूम चेहरे पर थीं, जो ये बोलते हुए बहुत घबरा रही थी। विवेक शरारत से बोला, तो तुम क्या चाहती हो, हम भी प्यार करें? विवेक की बात पर चांदनी के गाल लाल और आंखें बड़ी हो गईं और वो बोली, मैंने ऐसा नहीं कहा। तो वो फिर चांदनी को छेड़ते हुए बोला, इसका मतलब नहीं चाहती? क्या नहीं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। चांदनी ने रोने जैसा मुंह बनाते हुए कहा तो विवेक ने मुस्कुराते हुए बोला, इसका मतलब? उसकी बात पर चांदनी शर्माकर उठकर जाने लगी कि विवेक ने उसका हाथ पकड़ लिया। बताओ मुझे। चांदनी अपना हाथ छुड़वाने लगी, लेकिन विवेक को तो उसका जवाब चाहिए था। जब चांदनी ने कुछ नहीं कहा तो विवेक ने उसका हाथ छोड़ा और उठकर जाने लगा कि चांदनी ने विवेक का हाथ पकड़ लिया। विवेक ने पलटकर देखा तो चांदनी उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, हाँ मैं चाहती हूँ। चांदनी ने अभी भी विवेक का हाथ पकड़ा हुआ था तो उसने चांदनी को अपनी तरफ खींचा और वो उसके सीने से लग गई। चांदनी बस आंखें बंद किए विवेक की धड़कनें सुनती रही तो विवेक ने भी अपनी बाहों में चांदनी को छुपा लिया। वो दोनों अपनी ही दुनिया में थे कि उनका डोर नॉक हुआ तो उनका ध्यान टूटा। विवेक ने देखा बाहर बिहान खड़ा था, जो थोड़ा घबराया हुआ था। बिहान, क्या हुआ? विवेक ने पूछा तो बिहान बस इतना बोला, भाभी। बिहान की बात पर विवेक समझ गया कि वो माधुरी भाभी की बात कर रहा है। विवेक तुरंत हॉल में आया तो देखा सतीश माधुरी के साथ अपने रूम से नीचे आ रहा था और माधुरी की हालत ठीक नहीं लग रही थी। आर यू ओके? विवेक ने घबराते हुए पूछा तो सतीश बोला, माधुरी को बहुत पेन हो रहा है, हमें जल्दी हॉस्पिटल चलना होगा। उतने में चांदनी भी नीचे आ गई और माधुरी की हालत देख घबराने लगी। भाभी क्या हुआ? चांदनी को घबराते देख विवेक बोला, रिलैक्स, वो ठीक हो जाएंगी। और वो बाहर चला गया। अब तक बिहान ने विकास और गायत्री जी को भी बता दिया था और वो अपने कमरे से बाहर आ चुके थे। गायत्री जी तुरंत माधुरी के पास आई तो उसके चेहरे पर दर्द गायत्री जी साफ देख सकती थी। माधुरी अपनी नम आंखों से बोली, मम मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। यह सुनकर गायत्री जी माधुरी का सिर सहलाने लगी। बेटा सब ठीक होगा, शांत रहो। कुछ ही पलों में सतीश और विवेक दोनों ने माधुरी को संभाल कर कार में बिठाया और गायत्री जी के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गए। माधुरी जो हमेशा इतना खुश रहती है और हंसी मजाक करती रहती है, उसे आज ऐसे देख चांदनी की आंखें नम हो गईं। तभी विकास जी चांदनी के पास आए तो वो रोते हुए बोली, पापा भाभी को क्या हो गया? चांदनी को रोते देख विकास जी उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा शांत हो जाओ, वो ठीक है। अब विकास जी सोच में पड़ गए। चांदनी को वो इस बारे में क्या ही समझाएं। हॉस्पिटल में कुछ ही मिनटों में सब हॉस्पिटल पहुंच गए और तुरंत स्टाफ के कुछ लोग माधुरी को वार्ड में ले जाने लगे। सतीश ने माधुरी का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और वो माधुरी के माथे को सहलाते हुए उसे समझा रहा था, सब ठीक है, घबराना नहीं, मैं यहीं हूँ। सतीश भी माधुरी के साथ बाहर आया
और जल्दी डॉक्टर और नर्स वहां पहुंच गए। माधुरी का दर्द से बुरा हाल था और यह देखकर सतीश बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। गायत्री जी के साथ साथ विवेक भी सतीश की हालत समझ रहा था। डॉक्टर ने कुछ टाइम माधुरी को एग्जामिन किया, फिर सतीश के पास आई और बोली, पेशेंट की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं, हमें सी सेक्शन करना होगा। यह सुनकर सतीश तुरंत बोला, आपको जैसा ठीक लगे आप वो करो, बस माधुरी और मेरा बच्चा ठीक होने चाहिए। उसकी बात पर डॉक्टर बोली, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से माधुरी के पास आ गई। सतीश बाहर आया तो गायत्री जी और विवेक दोनों ने माधुरी के बारे में पूछा तो सतीश बोला, डॉक्टर ने सी सेक्शन के लिए कहा है। सतीश की बात पर गायत्री जी थोड़ा घबराई जरूर, लेकिन वो सतीश को समझाने लगी क्योंकि वो खुद घबराया हुआ था। थोड़ी देर में माधुरी को ओटी में शिफ्ट किया गया और सतीश के साथ बाकी सब बाहर वेट करने लगे। बिला में बिहान भी बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, लेकिन विवेक ने उसे चांदनी के साथ रहने को कहा था, इसलिए वो घर में ही रुका है, वरना वो तो सबसे पहले माधुरी के साथ जाना चाहता था। बिहान चलो ना, हम भाभी के पास चलते हैं, चांदनी ने कहा तो बिहान और विकास जी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब तो चांदनी ने जिद पकड़ ली, वो माधुरी के पास जाएगी, लेकिन विकास जी इतनी रात को चांदनी बिहान को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। विकास जी ने विवेक को कॉल किया और बताया कि चांदनी माधुरी के लिए बहुत परेशान हो रही है। तो विवेक ने कहा, निखिल घर पर है, आप उसे कहो चांदनी को यहाँ लेकर आए। विवेक की बात पर बिहान ने निखिल को जगाया और सब बताया। निखिल झट से उठकर रेडी हुआ और कुछ देर में चांदनी और बिहान के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हॉस्पिटल में करीब 1 घंटा बाद माँ बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी तो सतीश की धड़कनें बढ़ गईं और उसने गायत्री जी की तरफ देखा जो उसे ही मुस्कुराते हुए देख रही थी। तभी एक नर्स बाहर आई और बोली, बधाई हो सर, आपको बेटा हुआ है। नर्स की बात पर सतीश की आंखें चमकने लगीं और उसने बस इतना पूछा, माधुरी ठीक है? तो नर्स ने बताया, आपकी वाइफ और बेबी दोनों बिल्कुल ठीक हैं और कुछ देर में हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। सतीश की आंखें भर आई थीं और उसने गायत्री जी के कंधे पर सर रखा तो गायत्री जी उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगी। विवेक ने मुस्कुराते हुए सतीश को देखा तो सतीश आंखों में आंसू लिए मुस्कुराने लगा। तभी निखिल, चांदनी और बिहान भी वहां आए और सतीश की मुस्कान देखकर निखिल और बिहान दोनों समझ गए कि गुड न्यूज़ है। लेकिन चांदनी, वो तो बस माधुरी से मिलने के लिए बेचैन थी। वो जल्दी से विवेक के पास आई और रोते हुए पूछने लगी, भाभी कहाँ है? विवेक उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोला, वो ठीक है, अभी हम उनसे मिलेंगे। लेकिन चांदनी अभी भी रो ही रही थी और बोली, उन्हें क्या हुआ है? तभी माधुरी को वार्ड में शिफ्ट करने के लिए बाहर लेकर आए तो चांदनी घबरा गई तो विवेक ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, शांत रहो, भाभी का बेबी हुआ है। विवेक की बात पर चांदनी ने हाँ में सिर हिलाया और सब माधुरी के पास चले गए। लेकिन विवेक बाहर ही था। माधुरी हल्के नशे में थी तो सतीश उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसके माथे पर किस किया तो माधुरी धीरे से बोली, आप मिले बेबी से? सतीश ने नामे से हिलाया तो माधुरी फिर बोली, वो कितना क्यूट सा है, मैंने देखा था। यह सुनकर सतीश नम आंखों से मुस्कुराने लगा। अब तक सतीश ने अपने बेबी को नहीं देखा क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा है। गायत्री जी माधुरी के सर पर हाथ फेरने लगी तो माधुरी मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगी। दोनों की आंखें नम थीं और चेहरों पर मुस्कान थी। उन्हें देख बिहान बोला, मम जल्दी चलो ना, हमें बेबी से मिलना है। सतीश मुस्कुराया, फिर गायत्री जी के साथ बेबी से मिलने चला गया। साथ में बिहान और निखिल भी आए। चांदनी और विवेक अभी भी माधुरी के पास ही थे। नर्स ने सबसे पहले बेबी को गायत्री जी के हाथों में दिया और वो बच्चे को देखकर मुस्कुराने लगी। अब उन्होंने बेबी को सतीश की तरफ बढ़ाया तो सतीश ने अपने कांपते हाथों से उसे पकड़ा और उसकी आंखों से एक आंसू छलक गया। आज का दिन बहुत सारी खुशियां लेकर आया। निखिल ने सतीश की और गायत्री जी की फोटो क्लिक की और कुछ देर में सब माधुरी के पास वापस जाने लगे। लेकिन सतीश अभी भी बेबी के पास ही था और बस एकटक उसे देख रहा था। गायत्री जी सतीश को देख मुस्कुराई और सबके साथ वहां से माधुरी के पास आ गई जो अब तक सो चुकी थी। गायत्री जी ने सबको घर जाने को कहा, लेकिन चांदनी माधुरी के पास रुकना चाहती थी और उसने अभी बेबी को देखा भी नहीं था तो वो घर जाने से मना करने लगी। विवेक ने उसे समझाया कि हम कल आ जाएंगे तो वो मान गई और घर को निकल गए। सिर्फ सतीश और गायत्री जी यहीं हॉस्पिटल में रुके हैं
इधर सब घर जा रहे हैं कि चांदनी उदास होते हुए बोली, आपने मुझे भाभी के पास रुकने क्यों नहीं दिया? पता नहीं भाभी कैसी होंगी अब, उनकी हालत कितनी खराब हो गई थी। चांदनी की बात पर विवेक बोला, बेबी होने पर ऐसा ही होता है। अच्छा, लेकिन वो आराम से भी तो आ सकता था, भाभी को इतना परेशान करने की क्या जरूरत थी? चांदनी ने मासूमियत से कहा। तो विवेक अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोला, हाँ अगली बार कहेंगे आराम से आए। ठीक है। विवेक की बात पर चांदनी तो खुश हो गई, लेकिन निखिल और विहान को हंसी आ गई। निखिल चांदनी को टीज करते हुए बोला, चांदनी तुम्हें पता है बेबी कहाँ से आते हैं? यह सुनकर विवेक के कान खड़े हो गए और उसने निखिल को आंख दिखाई। तभी चांदनी मासूमियत से बोली, मुझे तो कुछ नहीं पता। यह सुनकर निखिल बोला, विवेक तूने चांदनी को बताया नहीं क्या? निखिल, विवेक ने गुस्से से कहा। तो विहान ने धीरे से निखिल के कान में बोला, भाभी को इस बात का जवाब भाई ही दे सकते हैं। और वो हंसने लगा, लेकिन विवेक समझ गया वो दोनों क्या बात कर रहे होंगे। विवेक ने चांदनी के कान में धीरे से कहा, तुम ये बात निखिल से ही क्यों नहीं पूछती? तो चांदनी तपाक से बोली, भाई आप ही मुझे इस बारे में बता दो, बेबी कहाँ से आते हैं? चांदनी की बात पर निखिल को खांसी आ गई, तो अब विवेक उसे टीज करते हुए बोला, बता निखिल, तेरी प्यारी बहन तुझसे कुछ पूछ रही है। विवेक की मुस्कान देखकर निखिल समझ गया यह उसी का ही किया धरा है, तो वो बात संभालते हुए बोला, चांदनी मैं तुम्हें इस बारे में कभी और बताऊंगा, क्योंकि अभी देर हो गई है, तो तुम आराम करो। निखिल की बात पर चांदनी मुस्कुराई और उसने अपनी आंखें बंद की। फिर कुछ ही देर में वो सो भी गई। उसे सोया देख निखिल विवेक से थोड़ा गुस्से से बोला, साले विवेक, तुझे नहीं बताना था तो मत बता, कम से कम मुझे तो इसके बीच में मत फंसा। अब मैं उसे इस बात का क्या जवाब देता? हाँ तो तू ही पूछ रहा था, तो अब जवाब भी तुझे ही देना होगा, विवेक ने कहा। तो बिहान बोला, ये भाभी भी ना बहुत इनोसेंट है, लगता है इन्हें माधुरी भाभी से ही कुछ क्लासेस लेनी होंगी। निखिल उसकी बात पर एग्री करते हुए बोला, हाँ भाई सही कह रहा है। बिहान की बात सुनकर विवेक को भी याद आ गया कैसे एक बार माधुरी की ही बात पर चांदनी उसे सेड्यूस कर रही थी, और यह सोचकर विवेक मुस्कुराने लगा। विवेक को मुस्कुराते देख निखिल बोला, चांदनी बहुत इनोसेंट है और उसकी यही बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। पर विवेक को देखते हुए बोला, कम से कम वो इस हिटलर की तरह तो बिहेव नहीं करती। निखिल फिर बोला, चांदनी जो बच्चों जैसी हरकत करती है ना, आई जस्ट लव दैट। तभी बिहान भी बोला, हाँ भाई बिल्कुल सही बोल रहे हो। यह सब सुनकर विवेक थोड़ा गुस्से से बोला, आज का टॉपिक चांदनी है क्या? उसके बारे में कितना बोलोगे? तो निखिल बोला, विवेक तुझे हमारी बात करने से क्या दिक्कत है? ज़्यादा है तो अपने कान बंद कर ले। विहान उबासी लेने लगा तो निखिल बोला, हम सबको जगाकर चांदनी देख कैसे घोड़े बेचकर सो रही है। विहान मुस्कुराया और हंसते हुए विवेक से बोला, भाई आपको पता है हॉस्पिटल जाने के लिए भाभी कितना जिद करने लगी थी। डैड भी परेशान हो गए थे कि अब क्या करें। विहान की बात पर निखिल बोला, हाँ मैं कुछ देर पहले ही सोया था, उतने में इस बिहान के बच्चे ने मुझे जगा दिया। तो बिहान बोला, हाँ तो मैं भी अभी ही सोया था, ऊपर से सोफे पर मुझे ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। उन दोनों की बात पर विवेक ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तो सो ही नहीं पाया था। उसकी बात पर बिहान और निखिल ने उसे अजीब सी नज़रों से देखा। निखिल विवेक से बोला, आखिर ऐसा क्या कर रहा था तू जो सो नहीं पाया? यह सुनकर विवेक ने अपना गला साफ किया और निखिल को घूर कर देखा। फिर बिहान और निखिल ने एक दूसरे को देखा और मुंह दबाकर हंसने लगे। तो विवेक गुस्से से बोला, बिहान तुम्हें कुछ ज़्यादा ही हंसी नहीं आ रही है? यह बिहान के साथ साथ निखिल भी शांत हो गया। कुछ देर में वो सब विला पहुंचे तो विवेक चांदनी को गोद में उठाकर रूम में लेकर आया और उसे बेड पर लिटा दिया। वो फ्रेश होकर आया और चांदनी की बगल में लेट गया। विवेक बहुत देर तक चांदनी के चेहरे को देखता रहा। चांदनी का बालकनी में डेट प्लान करना और फिर उन दोनों ने जो पल बिताए उसके बारे में सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब इस पागल लड़की को कैसे बताऊं वे भी कहाँ से और कैसे आते हैं? विवेक ने खुद से कहा और उसके गाल पर हाथ रखा। कुछ देर यूं ही खुद से बातें करने के बाद वो चांदनी को अपनी बाहों में भरकर सो गया। हॉस्पिटल में गायत्री जी और सतीश माधुरी के पास आए और सतीश बहुत शांत है। ये देखकर गायत्री जी उसके दिल का हाल समझ रही हैं। सतीश, गायत्री जी ने उसका नाम पुकारा तो सतीश मुस्कुराया। मम वो कितना छोटा सा प्यारा सा है, उसे गोद में उठाते हुए मेरे तो हाथ कांप रहे थे। ये सब बोलते हुए सतीश के शब्द भी लड़खड़ा रहे थे। सतीश की बात पर गायत्री जी मुस्कुराई और उसके गाल पर प्यार से हाथ रखकर बोली, मैं समझ सकती हूँ बेटा,
पापा मम्मी बनने की खुशी क्या होती है। जब तुम सब आए थे, हमने भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस किया था। गायत्री जी की बात पर सतीश मुस्कुराया तो वो फिर बोली, आज बच्चे को गोद में लेते हुए मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे वो तुम ही हो। यह बात सुनकर सतीश ने गायत्री जी को तुरंत गले से लगा लिया। गायत्री जी सतीश की पीठ सहलाते हुए बोली, मैं बहुत खुश हूँ बेटा। सतीश ने गायत्री जी को आराम करने को कहा और खुद माधुरी के पास बैठ गया। खुशी के मारे आज वैसे भी सतीश को नींद कहाँ आने वाली थी। उसने माधुरी का हाथ पकड़ा और उसे देख मुस्कुराने लगा, जो सोई हुई थी। सतीश ने माधुरी के माथे पर किस किया और उसके बाल सहलाने लगा। अगले दिन विला में विवेक की नींद खुली क्योंकि उसे अपने सीने पर कोई टच महसूस हुआ। उसने गर्दन नीचे करके देखा तो चांदनी उसकी बाहों में छुपी हुई नींद में उसके सीने में अपनी नाक रब कर रही थी। चांदनी की हरकत पर विवेक मुस्कुराया और उसके चेहरे को देखता रहा। वो बड़े प्यार से चांदनी के गाल सहलाते हुए बोला, हे बेकअप। चांदनी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, लेकिन वो अभी भी हल्की नींद में थी और विवेक को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। चांदनी इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी और विवेक को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। वो चांदनी की तरफ झुका और उसकी नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए बोला, भाई यू आर सो क्यूट। विवेक के ऐसे करने से चांदनी और ज़्यादा मुस्कुराने लगी तो वो खुद से बोला, लगता है अभी भी नींद में है। तो वो चांदनी को बिना जगाए बाथरूम चला गया। कुछ देर में वो फ्रेश होकर आया और ऑफिस के लिए रेडी होने लगा। उसने कबोर्ड से अपने लिए कपड़े सिलेक्ट किए और उसे किसी का कॉल आया। फ़ोन की आवाज़ से चांदनी की भी नींद खुली और वो अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अंगड़ाई लेते हुए उठ ही रही थी कि उसने सामने विवेक को देखा और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। विवेक शर्टलेस था और तेजी से चलता हुआ चांदनी की तरफ ही आ रहा था। यह देखकर चांदनी घबरा गई कि विवेक उसके एकदम करीब आ गया और उसकी तरफ झुकने लगा। तो चांदनी ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, यह आपको सुबह सुबह क्या हो जाता है। चांदनी खुद में बड़बड़ा रही थी, लेकिन जब विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया तो चांदनी ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो देखा विवेक के हाथ में फ़ोन था जो रिंग हो रहा था। विवेक ने चांदनी को घूर कर देखा और अपना फ़ोन लेकर साइड में जाकर बात करने लगा। चांदनी ने अपने दिल पर हाथ रखा और घबराते हुए बोली, यह जब देखो मुझे ऐसे ही डराते रहते हैं। इनकी वजह से किसी दिन मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। चांदनी खुद से बातें कर ही रही थी कि विवेक फिर से उसके सामने आ गया और चांदनी और ज़्यादा घबरा गई। विवेक उसके सामने खड़ा होकर बोला, क्या कह रही थी तुम। तो चांदनी उससे बिना नजरें मिलाए घबराते हुए बोली, नहीं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं बोला। लेकिन चांदनी के चेहरे से लग रहा था कि वो बहुत नर्वस है। विवेक ने चांदनी की नज़रों का पीछा किया तो देखा चांदनी की नज़र विवेक की बॉडी पर थी, क्योंकि वो शर्टलेस था और ये बात अब तक विवेक ने भी नोटिस नहीं की थी। चांदनी को इस तरह खोया देख विवेक मुस्कुराया और उसकी तरफ झुकते हुए उसके कान में बोला, तुम चाहो तो मुझे और करीब से देख सकती हो। विवेक की ये बात सुनकर चांदनी के कान खड़े हो गए, क्योंकि वो समझ गई कि अब उसकी चोरी पकड़ ली गई है। उसने तुरंत अपने चेहरे को हाथों में छुपाया और बोली, नहीं मुझे कुछ नहीं देखना। विवेक मुस्कुराया और तुरंत जाकर अपनी शर्ट पहन के आया। फिर उसने चांदनी के कंधे पर टेप किया तो चांदनी ने अपनी आंखें खोली। आपको शर्म नहीं आती ऐसे बिना कपड़ों के घूमते हुए। चांदनी विवेक को देखकर बोली तो विवेक ने कहा, अच्छा इतनी शिकायत है तो मुझे घूर क्यों रही थी। विवेक की बात पर चांदनी का मुंह खुला का खुला रह गया और वो बोली, मैं ऐसा क्यों करने लगी भला। और चांदनी अपनी उंगलियों से खेलने लगी, क्योंकि उसे भी पता है कुछ देर पहले वो यही तो कर रही थी। चांदनी को नर्वस देख विवेक मन ही मन मुस्कुराया और शरारत से बोला, अब मैं रेडी हूँ तो जल्दी करो। यह सुनकर चांदनी सवालिया नज़रों से उसे देखते हुए बोली, क्या। विवेक झट से बोला, मॉर्निंग किस। यह सुनकर चांदनी के गाल लाल हो गए तो वो फिर बोला, जल्दी करो मुझे लेट हो जाएगा। चांदनी का रोने जैसा मुंह हो गया तो विवेक बोला, कैसी वाइफ हो जो हस्बैंड की बात नहीं मान रही। यह सुनकर चांदनी के चेहरे पर न छुपने वाली एक स्माइल आ गई। विवेक उसे टीच करते हुए उसकी तरफ झुकने लगा तो चांदनी नामे सिर हिलाने लगी और उसे हल्का सा धक्का देते हुए जल्दी से उठकर दूसरी साइड से भागती हुई बाथरूम चली गई। उसे ऐसे जाते देख विवेक के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। कुछ देर में चांदनी बाहर आई और सबसे पहले उसने ये देखा कि विवेक कहाँ है या नहीं। जब वो कहीं नहीं दिखा तो चांदनी ने राहत की सांस ली और खुद से बोली, पता नहीं इन्हें सुबह सुबह क्या हो जाता है। लेकिन चांदनी ये बात करते हुए मुस्कुरा भी रही थी। तभी चांदनी की नज़र बालकनी में रखे
टेबल और चेयर पर पड़ी तो उसे कल की रात याद आ गई। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई, क्योंकि कल रात विवेक उसके ऐसा करने पर नाराज नहीं हुआ, बल्कि वो भी खुश था। चांदनी बाहर गई और खुद में शर्माते हुए एक चेयर पर बैठकर विवेक की एक्टिंग करने लगी। तुम क्या चाहती हो, हम भी प्यार करें? फिर दूसरी चेयर पर आकर जवाब दिया, जी मैं चाहती हूँ। चांदनी खुद में ऐसी हरकतें करते हुए मुस्कुरा रही थी और रूम में खड़ा विवेक उसे ये सब करते हुए देख रहा था। विवेक अपनी एक फाइल लेने वापस रूम में आ गया था कि उसकी नज़र बालकनी में खड़ी चांदनी पर पड़ी, जो बड़े प्यार से उस जगह को देख रही थी। फिर उसने देखा वो कैसे विवेक की और खुद की एक्टिंग कर रही थी। विवेक उसकी हरकत पर मुस्कुराया, लेकिन उसने चांदनी को डिस्टर्ब नहीं किया और उसे उसके सपनों की दुनिया में ही रहने दिया। वो बिना कोई आहट किए मुस्कुराते हुए रूम से बाहर चला गया। कुछ देर में चांदनी रूम में वापस आई और जल्दी से रेडी होकर नीचे गई, जहाँ विकास जी के साथ विवेक भी बैठा हुआ था। विकास जी बहुत खुश हैं और अब अपने पोते से मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं। चांदनी ने तुरंत विकास जी के पैर छुए तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा, खुश रहो बेटा, अब तो तुम चाची बन गई हो। उनकी बात पर चांदनी मुस्कुराई और किचन में चली गई। नाश्ते के बाद विवेक ऑफिस चला गया और चांदनी विकास जी के साथ हॉस्पिटल जाने वाली है। निखिल और विहान देर से सोए थे, इसलिए अभी तक उठे ही नहीं है। किसी रेस्टोरेंट में नैना और रॉकी बैठे हैं और नैना उसे वो होटल वाली पिक्चर्स और वीडियो के बारे में बता रही है। तो रॉकी बोला, मुझे समझ नहीं आया उस विवेक ने यह सब कैसे किया। नैना गुस्से में बोली, तुम्हें पता नहीं है वो चीज़ क्या है? मेरी मॉम उसके घर इन्वेस्टमेंट पेपर लेकर गई थी और उसके बदले उसने मेरे पास ये सब भेज दिया। रॉकी बोला, सुना है तुम्हारी और उसकी शादी भी कैंसिल हो गई है। तो नैना बोली, अब ये तुम्हें किसने बताया? नैना की बात पर रॉकी बोला, मत भूलो मेरी और तुम्हारी मम पार्टीज में मिलते रहते हैं। नैना फिर बोली, सबसे शॉकिंग बात तो यह है उसने किसी बहन जी टाइप की लड़की से शादी कर ली है। व्हाट, शादी? रॉकी ने हैरानी से कहा। तो नैना बोली, हाँ, मुझे छोड़कर विवेक ने किसी और से शादी कर ली है। रॉकी ने एक सातिर मुस्कान के साथ कहा, तो तुम विवेक के साथ क्या करने की सोच रही हो? उसकी बात पर नैना गुस्से से बोली, उसके साथ नहीं, बार तो इस बार चांदनी पर करना है, क्योंकि वो अब विवेक की कमजोरी बन चुकी है। हॉस्पिटल में माधुरी की नींद खुली तो सतीश को अपने सामने देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और सतीश ने अब तक माधुरी का हाथ पकड़ा हुआ है। सतीश मुस्कुराया और उसने माधुरी से पूछा, तुम ठीक हो? तो माधुरी ने हाँ में सिर हिलाया। फिर सतीश खुशी से बोला, मैं मिला बच्चे से, वो बहुत प्यारा है। ये बोलते हुए उसकी आंखें भर आई थीं और सतीश की बात सुनकर माधुरी की भी आंखें छलक गई थीं। सतीश ने उसके माथे से अपना माथा जोड़ा और कहा, थैंक यू सो मच माय लव। ये सुनकर माधुरी मुस्कुराने लगी। सतीश ने माधुरी के आंसू पोंछे और उसके गाल पर किस कर लिया। माधुरी ने गायत्री जी के बारे में पूछा, मम कहाँ है? तो सतीश ने बाथरूम की तरफ इशारा किया। तभी गायत्री जी बाहर आईं और माधुरी को देख तुरंत उसके पास आ गई। माधुरी उन्हें देख मुस्कुराई तो गायत्री जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसका हालचाल पूछने लगी। तभी डॉक्टर और नर्स वहां बच्चे के साथ आईं और बच्चे को माधुरी की गोद में रखा। माधुरी थोड़ा घबराते हुए उसे संभालने लगी कि सतीश ने भी अपना हाथ बढ़ाकर बच्चे को संभाला। माधुरी इस वक्त बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। उसने एक नज़र बच्चे को देखा, फिर सतीश को, और वो दोनों जानते थे कि इस वक्त उनके दिल का क्या हाल था और वो कैसा महसूस कर रहे थे, क्योंकि बच्चे को देखते हुए दोनों की ही आंखें भर आई थीं। माधुरी ने बड़े प्यार से बच्चे के माथे को चूमा और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। सतीश ने उसकी एक पिक्चर क्लिक की और गायत्री जी उन सबको देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। कुछ ही देर में विकास जी और चांदनी भी वहां पहुंच गए। माधुरी और बच्चे को देख विकास जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने तुरंत अपनी पॉकेट से एक नोटों का बंडल निकाला और माधुरी और बच्चे के सिर से बाहर कर बाहर नर्स के हाथ में थमा दिया। विकास ने माधुरी के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में लिया। आज तो वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और गायत्री जी को देखकर बोले, ये तो बिल्कुल दूसरा सतीश है। आज बच्चे को देखकर विकास जी बीते कल में वापस चले गए और बस इतना बोले, आज ऐसा लग रहा है मानो मैं 28 साल पीछे चला गया हूँ और मेरी गोद में फिर से मेरा सतीश है। ये बोलते हुए विकास जी की भी आंखें हल्की नम हो गई थी। अपने चेहरे के भाव छुपाने के लिए विकास जी ने बच्चे को तुरंत चांदनी के हाथों में दिया। चांदनी उसे देखकर मुस्कुराई
तो बच्चा अपने हाथ पैर हिलाने लगा। ये देखकर विकास जी बोले, देखो तो छोटे सतीश को, अपनी चाची की गोद में आकर कितना खुश हो रहा है। विकास जी की बात पर चांदनी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और बाकी सभी मुस्कुरा दिए। चांदनी माधुरी के पास आई और बोली, भाभी आप ठीक तो हो ना? तो माधुरी धीरे से बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ हंसी खुशी का माहौल ही था कि माधुरी के पेरेंट्स भी आ गए। दोनों समधी खुशी से गले मिलते हुए एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। माधुरी के पापा अपने नाती होने की खुशी में हॉस्पिटल स्टाफ को पैसे और मिठाइयाँ बांट रहे हैं। बच्चे को तो कभी उसके दादा दादी, तो कभी नाना नानी, या फिर उसके पापा ही अकेले नहीं छोड़ रहे थे। और बेचारा बियान जो अभी आया है, वो तो बस अपनी बारी का वेट कर रहा है। बियान रोने जैसा मुंह बनाकर माधुरी से बोला, भाभी मुझे तो न्यू बेबी मिल ही नहीं रहा। उसकी बात पर माधुरी हंसते हुए बोली, वो घर ही आएगा तब पूरा टाइम तुम खेलना उसके साथ। माधुरी की बात पर बिहान स्माइल करने लगा। माधुरी के पास आज जहाँ फिर गायत्री जी रुकने वाली थी, लेकिन सतीश ने उन्हें घर जाने को कहा ताकि वो अब कुछ आराम कर पाए। माधुरी की माँ ने कहा वो यहाँ रुक जाएंगी, लेकिन सतीश ने उन्हें भी घर जाने को कहा। शाम तक विकास और गायत्री जी और माधुरी के पेरेंट्स अब वहाँ से चले गए। बिहान और चांदनी को देख सतीश बोला, बिहान अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तो बिहान बोला, आप कल से यहीं हो, आप घर जाकर आराम करो। मैं और चांदनी भाभी आज यहीं रुकते हैं, भाभी के पास। बिहान की बात पर चांदनी भी तपाक से बोली, हाँ मैं भी भाभी के पास रहूंगी। उसकी बात पर सतीश मुस्कुराया, क्योंकि चांदनी कल से माधुरी के पास रुकना चाहती थी, इसलिए अब सतीश उसे मना नहीं कर पाया। लेकिन सतीश सोच में पड़ गया। चांदनी यहाँ रुकना चाहती है, वो तो सतीश समझ रहा है, लेकिन माधुरी की इस हालत में चांदनी शायद उसे संभाल नहीं पाएगी, ये भी वो समझ रहा था। और जहाँ तक बिहान की बात है, वो तो कितना लापरवाह है, ये बात उसे बहुत अच्छे से पता थी। इसलिए सतीश भी आज उनके साथ यहीं रुकने वाला है। विला में शाम के वक्त विवेक घर आया और उसके हाथ में एक पैकेट है जो वो चांदनी के लिए लाया है, क्योंकि कल चांदनी ने उसके लिए डेट प्लान की थी, इसलिए आज विवेक भी उसके लिए कुछ लाया है। विवेक तुरंत रूम में गया, लेकिन चांदनी वहाँ नहीं थी। तो वो सोच में पड़ गया, आज ये कहाँ गई। उसने बाथरूम में, बालकनी में, सब जगह देखा, वो कहीं नहीं थी। उसे वहाँ ना देखकर वो थोड़ा घबरा भी गया, लेकिन फिर उसे लगा शायद वो किचन में होगी, तो वो जाकर फ्रेश होने बाथरूम में चला गया। कुछ देर में विवेक हॉल में आया तो उसने देखा विकास जी कमरे से बाहर आ रहे थे। तो विवेक ने उनसे पूछा, डैड चांदनी कहाँ है? विकास जी ने बताया, चांदनी और बिहान हॉस्पिटल में रुकने वाले हैं। ये सुनकर विवेक तुरंत उठा और बोला, डैड मैं भी वहीं जा रहा हूँ। बेटा खाना तो खा लो, विकास जी ने कहा। तो विवेक बोला, इट्स ओके डैड, मैं वहीं खा लूँगा। ये बोलकर विवेक हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हॉस्पिटल में माधुरी रेस्ट कर रही है और सतीश उसके पास बैठा हुआ है। न सोने की वजह से सतीश की हालत थोड़ी खराब है, लेकिन वो बिहान और चांदनी के भरोसे नहीं रह सकता था। उस पर उसने गायत्री जी और माधुरी जी की माँ सबको यहाँ रुकने से मना भी कर दिया था। बेबी भी माधुरी के बगल में ही है और फिलहाल तो वो अभी सोया है, लेकिन कब उठ जाए कुछ पता नहीं। चांदनी वहाँ खामोश बैठी थी, क्योंकि बिहान अपने फ़ोन में लगा था और माधुरी को वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तभी वहाँ विवेक आया और उसे देखकर चांदनी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। विवेक, सतीश ने कहा तो विवेक सबसे पहले माधुरी के पास आया और उसे कांग्रेस कहा तो माधुरी मुस्कुराई। उसने माधुरी का हाल चाल पूछा, फिर सतीश से कहा, भाई आप आराम करो, मैं भाभी के पास हूँ। सतीश ने विवेक के वहाँ होने से राहत की सांस ली और डिनर के बाद सतीश ने माधुरी को ध्यान से बेड पर लिटाया और खुद वहीं बगल के बेड पर लेट गया। बिहान को भी नींद लगी ही थी कि बच्चे की रोने की आवाज़ आई, तो चांदनी ने झट से उसे गोदी में लिया और चुप कराने लगी। बच्चे की आवाज़ पर सतीश उठ ही रहा था कि चांदनी ने कहा, आप आराम कीजिए, मैं देख लूँगी। चांदनी की बात पर सतीश मुस्कराया और फिर से लेट गया और जल्दी ही सो भी गया। विवेक बस चांदनी को ही देख रहा था, जो बड़े प्यार से बच्चे को चुप कराने में लगी थी। विवेक ने जब देखा सब सो गए, तो वो चांदनी के पास बैठा और बोला, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? यह सुनकर चांदनी सोच में पड़ गई, क्योंकि उसे पता ही नहीं फ़ोन उसने कहाँ रखा था। चांदनी धीरे से बोली, शायद घर पर होगा। उसकी बात पर विवेक ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, फोन घर में रखने के लिए है क्या? और यहाँ रुकने वाली हो ये कौन बताएगा?
विवेक ने कहा तो चांदनी बोली, वो मुझे भाभी से मिलना था और मुझसे नहीं मिलना होता क्या? विवेक की बात पर चांदनी हिचकते हुए बोली, नहीं ऐसा तो नहीं है। तो फिर कैसा है? तुम मुझे बिना बताए कहीं भी चली जाओगी क्या? विवेक ने कहा तो चांदनी बोली, आपको सुबह पापा ने बताया तो था कि हम यहाँ आने वाले हैं। मतलब तुम नहीं बता सकती थी? एक बार नहीं सोचा तुम्हें वहां ना देखकर मुझे कैसा लगा होगा? विवेक ने ऐसा कहा जिसका चांदनी के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सच में उसे विवेक को एक बार बताना चाहिए था। चांदनी ये सब सुनकर खामोश हो गई, लेकिन विवेक की शिकायतें अभी भी बंद नहीं हुई थी। मैं आज जल्दी आया था कि हम कुछ टाइम साथ में, लेकिन तुम्हें मेरी जरा भी नहीं पड़ी। इतना बोलकर विवेक ने अपना मुंह फेर लिया। विवेक इस वक्त बिल्कुल किसी बच्चे की तरह जिद कर रहा था और चांदनी बस उसे एकटक देख रही थी, क्योंकि उसकी शिकायतें सुनकर चांदनी को बुरा नहीं लगा, बल्कि अपने लिए फिक्र और प्यार नजर आ रहा था। चांदनी उसे देख मुस्कुराई और प्यार से बोली, सुनिए। उसकी बात पर विवेक ने उसे देखा तो चांदनी मुस्कुराते हुए अपने कान पकड़कर बोली, सॉरी, मैं आपसे ध्यान रखूंगी। विवेक का दिल तो बस चांदनी की मुस्कान देखकर ही पिघल गया था, लेकिन चांदनी फिर बोली, आज के बाद कभी ये मत कहना मुझे आपकी जरा भी नहीं पड़ी। आप नहीं जानते, लेकिन मेरे लिए आपसे बढ़कर और कोई नहीं है। चांदनी की बात पर विवेक मुस्कुराया। चांदनी फिर बोली, अब मेरी बात को आपको भरोसा हो या ना हो, लेकिन वादा करती हूँ, अगर आप मुझसे कभी मेरी जान भी मांगोगे तो मैं हंसते हुए दे दूंगी। चांदनी की ये बात सुनकर विवेक के चेहरे से हंसी गायब हो गई और वो बिल्कुल शांत पड़ गया। चांदनी ने इतनी बड़ी बात बोल दी जो सीधा विवेक के दिल तक पहुंची। वो अब क्या कहे समझ ही नहीं पाया, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई उसके लिए अपनी जान देने की बात करेगा। उसे थोड़ा बुरा भी लगा और खुशी भी हुई ये जानकर कि चांदनी के लिए वो कितनी अहमियत रखता है। जहाँ विवेक की नज़र चांदनी पर थी, तो चांदनी बस अपनी पलकें झुकाए बच्चे को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। विवेक गुस्से से बोला, दोबारा ऐसा कहा तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। चांदनी उसे देख हंसते हुए बोली, जब देखो नाराज हो जाते हो तो आपसे बात करेगा भी कौन? अच्छा मैं इतना बुरा हूँ तो मुझे देखकर इतना मुस्कुरा क्यों रही थी? विवेक ने कहा तो चांदनी उसे चिढ़ाते हुए बोली, क्या बोल रहे हैं? मेरा दिमाग थोड़ी खराब है जो मैं आपको देखकर मुस्कुराऊं। अच्छा तो किसे देखकर मुस्कुराओगी? विवेक ने सवाल करते हुए कहा तो चांदनी अपने दिमाग पर उंगलियों से टैप करके सोचने लगी। विवेक उसके बिल्कुल करीब आया, उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचने का भी हक नहीं है तुम्हें? चांदनी भी उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, क्यों? क्योंकि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। विवेक की बात सुनकर चांदनी की बोलती बंद हो गई। जहाँ चांदनी बस शर्माते हुए अपनी हंसी छुपाने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं विवेक उसे बिलस करते देख और भी ज्यादा खुश हो रहा है। अब तक बेबी सो चुका था, तो चांदनी ने उसे माधुरी के पास सुला दिया। फिर वापस आकर बोली, आप आराम कर लीजिए, मैं जाग रही हूँ। मुझे नींद नहीं आ रही है, विवेक ने कहा। तो चांदनी मस्ती से बोली, ठीक है तो मैं सो जाती हूँ। यह सुनकर विवेक बोला, यहाँ मैं जाग रहा हूँ और तुम्हें सोना है? हाँ तो आपने कहा आपको नींद नहीं आ रही है, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? चांदनी उसे चिढ़ाते हुए बोली और विवेक थोड़ी तेज आवाज में बोला, मेरे साथ बैठ तो सकती हो, अब यहाँ अकेले मैं किससे बात करूँगा? चांदनी मुस्कुराई और बोली, यह बात आप आराम से भी तो बोल सकते हो, हमेशा इतना अकड़ बात करने में न जाने आपको क्या मजा आता है। तो क्या मैं तुम्हारी तरह बात करूं? जी वो क्या आप मुझसे बात करेंगे? ये सुनकर चांदनी मुंह बनाते हुए बोली, मैं क्या ऐसे बात करती हूँ? विवेक उसे चिढ़ाते हुए बोला, हाँ जब तुम पागलों जैसी हरकतें करती हो और अजीब अजीब चेहरे बनाती हो, वो सब ज्यादा फनी लगता है। यह सुनकर चांदनी का मुंह गुस्से से फूल गया और उसने एक कुशन उठाकर विवेक के हाथ पर हल्का सा मारते हुए कहा, जाइए मुझे बात नहीं करनी आपसे। लेकिन विवेक तो उसके फुल मजे लेने के मूड में था। उसने कुशन उठाकर चांदनी के चेहरे पर मारा और हंसने लगा। चांदनी ने भी गुस्से से कुशन उसकी तरफ फेंका, लेकिन वो दूसरी तरफ जाकर बिहान के मुंह पर लगा और वो नींद में हिलने लगा। चांदनी की आंखें बड़ी हो गईं और उसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रखा, फिर विवेक को देखा और दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। दोनों ऐसे ही बैठे हंसी मजाक करते रहे, मस्ती से बातें करते रहे और कब सुबह हुई पता भी नहीं चला। अगले दिन विला में आज माधुरी बच्चे के साथ घर आने वाली है और घर में उसी की तैयारी चल रही है। निखिल और माही विला आ चुके हैं। बिहान भी सबके साथ ही आने वाला था, लेकिन जब उसे पता चला कि माही विला आई हुई है
तो वो सबसे पहले घर भागा। इधर माधुरी भी घर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने एक गाउन पहना है और सतीश सहारा देकर उसे चलने में हेल्प कर रहा है। बच्चे को चांदनी ने पकड़ा है और विवेक ने सारी हॉस्पिटल फॉर्मेलिटी पूरी की और सभी वहां से बिला के लिए निकल गए। 15 मिनट बाद वो लोग घर पहुंचे और सब उनके इंतजार में बाहर ही खड़े थे। दरवाजे पर गायत्री जी ने अपनी बहू और पोते का खुशी से स्वागत किया और वो सब अंदर आ गए। घर में माधुरी और बच्चे के लिए वेलकम बैनर लगा था और साथ ही थोड़ा बहुत डेकोरेशन भी किया गया था। विकास जी ने फिर अपनी पॉकेट से नोटों का बंडल निकाला और माधुरी और पोते के सिर पर बार कर सर्वेंट्स को बांट दिए। माधुरी वहीं सोफे पर बैठ गई कि चांदनी जल्दी से उसके लिए पानी लेकर आई। बिहान माही और निखिल तो बस बच्चे के साथ खेलने में लगे हैं। कुछ देर में सतीश माधुरी को रूम में लेकर चला गया तो निखिल और विवेक ऑफिस चले गए। बिहान माही और चांदनी हॉल में बच्चे के साथ आए और फिर वहाँ गायत्री जी आई और बच्चे को लेकर माधुरी के पास वापस चली गई कि वो अब आराम करेगा। कुछ देर बाद बिहान माही को घर वापस लेकर चला गया और चांदनी अपने कमरे में आ गई। चांदनी अपने रूम में बैठी विवेक के बारे में ही सोच रही थी, कैसे वो उसे शिकायतें कर रहा था। फिर उसे याद आया और चांदनी अपना फ़ोन ढूंढने लगी और जैसे ही फ़ोन मिला चांदनी उसे देखकर मुस्कुरा ही रही थी कि किसी ने डोर नॉक किया। गायत्री जी को सामने देख एक बार फिर चांदनी के चेहरे पर डर और घबराहट के भाव एक साथ आ गए कि गायत्री जी बोली, कैसी हो चांदनी? तो चांदनी धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ। गायत्री जी ने आराम से कहा, मैंने जाने अनजाने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, क्या तुम उसके लिए मुझे माफ? चांदनी तुरंत गायत्री जी की बात काटते हुए बोली, मम उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। उसकी बात पर गायत्री जी मुस्कुराई और एक फाइल चांदनी के हाथ में थमाते हुए बोली, यह फाइल संभाल कर रख देना। चांदनी ने हाँ में सिर हिलाया तो गायत्री जी बोली, पूछोगी नहीं आखिर ये कौन सी फाइल है? गायत्री जी ने चांदनी से पूछा कि क्या वो जानना नहीं चाहती आखिर इस फाइल में ऐसा क्या है। तो चांदनी सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगी तो गायत्री जी बोली, ये तुम्हारे प्रॉपर्टी पेपर्स हैं जो विवेक ने बनवाए हैं। यह सुनकर चांदनी के हाथ से फाइल छूटने ही वाली थी कि उसने घबराते हुए संभाली और गायत्री जी को देखा तो गायत्री जी फिर बोली, संभाल के, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। इतना बोलकर गायत्री जी मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने लगी कि फिर वापस आई। मुझे पता है नैना ने उस दिन तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, लेकिन वो भी क्या करती जब तुम्हारी वजह से विवेक और उसका रिश्ता जो टूट गया। सोचो सबके सामने नैना की कितनी बदनामी होगी और जब सब ये कहेंगे कि एंगेजमेंट करके विवेक ने शादी किसी और से कर ली। ये बोलकर गायत्री जी ने चांदनी को देखा जो इस वक्त बहुत हैरानी के साथ ये सब सुन रही थी और अब तक चांदनी समझ चुकी थी कि नैना के फियांसे और उसके हस्बैंड में इतनी सब बातें कॉमन क्यों थी, क्योंकि वो एक ही शख्स है जो कोई और नहीं, विवेक ही है। गायत्री जी चांदनी को ऐसे खोया देख मन में मुस्कुराई और बोली, देखो यह सब दिल पर मत लगाना, अब जो हो गया उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। मम क्या बिजनेस में कोई दिक्कत है? चांदनी ने पूछा और गायत्री जी ये बात पहले से जानती थी कि चांदनी ने जानवी और विकास जी की बातें सुन ली थी। गायत्री जी दुखी मन से बोली, जानवी के पेरेंट्स ने हमारे किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था और अब जब शादी नहीं हुई तो डील भी कैंसिल हो गई। खैर नुकसान तो होगा ही, लेकिन तुम उसमें कर ही क्या पाओगी? ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनी प्रॉपर्टी। चांदनी तो बस हैरानी से उन्हें देख रही थी कि गायत्री जी ने उसके हाथ में एक छोटा सा बॉक्स पकड़ाया और कहा, इसे भी संभाल कर रखना। वैसे तो अब ये किसी काम का नहीं है, लेकिन हो सकता है इसे देखकर विवेक को अपनी गलती का एहसास हो जाए। बस इतना बोलकर गायत्री जी वहां से चली गई। चांदनी तो बस उस फाइल को पकड़े खड़ी रही और मन में यही सोच रही है कि विवेक ने पेपर्स आखिर क्यों बनवाए हैं। चांदनी ने वो फाइल का बोर्ड के अंदर किसी ड्रॉर में रख दी। फिर न जाने क्यों उसका मन हुआ कि वो बॉक्स को खोल कर देखे। उसमें एक सुंदर सी रिंग थी जिसके डिजाइन में यह लेटर बना हुआ था और चांदनी तुरंत समझ गई कि वो विवेक और नैना की एंगेजमेंट रिंग है, क्योंकि नैना के पास भी लेटर की रिंग थी। चांदनी ने झट से ड्रॉर बंद किया और फिर बाहर जाकर सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखें नम हो गई थीं और उसके मन में बहुत सारे सवाल है, लेकिन एक विश्वास भी है कि विवेक कुछ गलत नहीं करेगा। उस दिन विकास जी और चांदनी की बातें जो शख्स सुन रहा था वो और कोई नहीं गायत्री जी थी। भले ही चांदनी की बातों से उस दिन विकास जी खुश हुए थे, लेकिन गायत्री जी के मन में अभी भी
चांदनी के लिए कोई खास जगह नहीं बनी है, बल्कि उन्होंने तो अब ये मान लिया है कि चांदनी की वजह से विकास जी की नज़रों में वो गलत साबित हुई। सतीश ने भले ही गायत्री जी से कोई सवाल नहीं किए, लेकिन जब विकास जी ने सतीश के सामने गायत्री जी पर गुस्सा किया था, उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी। विकास जी ने कई दिन तक गायत्री जी से बात नहीं की और ये बात उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ माधुरी और सतीश थोड़े परेशान हैं, क्योंकि बच्चा चुप नहीं हो रहा था। तो माधुरी बोली, आप चांदनी को बुला दो, शायद ये चुप हो जाए। माधुरी की बात पर सतीश फौरन चांदनी के रूम में चला गया, जहाँ चांदनी अभी भी अपने ख्यालों में ही थी कि सतीश वहाँ आया और चांदनी को माधुरी के पास चलने को कहा, तो वो उसके कमरे में आ गई। माधुरी परेशान होते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम आ गई, देखो ना ये शांति नहीं हो रहा है। चांदनी मुस्कुराई और उसने बच्चे को उठाया और चुप कराने लगी, और कुछ देर में वो शांत भी हो गया। माधुरी और सतीश दोनों ने राहत की सांस ली और सतीश फैलकर सोफे पर बैठते हुए बोला, मधु, अब 2 दिन ही हुए हैं, हमारा आगे क्या होगा? यह बात सुनकर चांदनी और माधुरी दोनों मुस्कुराने लगीं। चांदनी बोली, भैया आप आराम कीजिए, मैं लड्डू को अपने कमरे में ले जाती हूँ। माधुरी हंसते हुए बोली, लड्डू, ये कैसा नाम है? तो चांदनी बोली, ये बिल्कुल सॉफ्ट सा है, एकदम गोलू मोलू सा, एकदम लड्डू जैसा। यह सुनकर माधुरी को और ज्यादा हंसी आ गई। चांदनी बच्चे को अपने रूम में ले आई तो सतीश बेड पर लेटा और माधुरी के गाल पर किस करते हुए बोला, अब थोड़ा आराम किया जाए। तो माधुरी ने भी हाँ कहा। आहूजा इंडस्ट्रीज विवेक के केबिन में टेबल पर बहुत सारी फाइल्स खुली हैं और वो लैपटॉप में कुछ काम कर रहा है, या फिर यह कहें कि दिखावा कर रहा है, क्योंकि उसका ध्यान काम में बिल्कुल भी नहीं है और उसे हमेशा की तरह बस चांदनी का ही ख्याल आ रहा है। उसके सामने बैठा निखिल बहुत देर से अपनी नजरें किसी फाइल में गड़ाए हुए था। उसने वैसे ही विवेक से कुछ पूछा, लेकिन जब बहुत देर तक उसने कोई जवाब नहीं दिया तो निखिल ने नज़र उठाकर देखा तो विवेक लैपटॉप पर कुछ देखते हुए बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। निखिल पहले तो हैरानी से कुछ पल देखता रहा, क्योंकि उसके हिसाब से विवेक ऐसी पागलों वाली हरकत नहीं करता। फिर उसने सोचा, ऐसा क्या है जो विवेक बिल्कुल खोया हुआ है। निखिल धीरे से उठकर उसके पास जाकर खड़ा हुआ तो देखा विवेक चांदनी की पिक्चर्स देख रहा था। ये देखकर निखिल मुंह दबाकर हंसने लगा। विवेक को ऐसे खोया देख निखिल शरारत से बोला, कितनी खूबसूरत है ना? तो विवेक वैसे ही खोए हुए अंदाज से बोला, हाँ यार बहुत खूबसूरत है। निखिल फिर बोला, इसकी आंखें मुझे सबसे प्यारी लगती हैं। तो विवेक उसकी हामी भरते हुए बोला, हाँ मुझे भी। अब तो निखिल मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन विवेक मुझे नहीं लगता वो तुझे पसंद करती है। तो विवेक बोला, हाँ मुझे भी यही। फिर विवेक को होश आया और उसने तुरंत लैपटॉप बंद किया। अब तो विवेक की चोरी पकड़ी गई, तो उसने गला साफ किया और सीरियस होकर बोला, तुझे कोई काम नहीं है क्या? विवेक की हालत देख, जहाँ निखिल ठहाके मारकर हंस रहा था, तो वहीं विवेक गुस्से से उसे घूर रहा था। निखिल, विवेक ने गुस्से से कहा। तो निखिल उसकी नकल करते हुए बोला, हाँ यार वो बहुत खूबसूरत है। विवेक ने गुस्से से पेपर वेट उठाया तो निखिल डरते हुए बोला, भाई लग जाएगी, वापस रख दे। यह सुनकर विवेक थोड़ा शांत हुआ तो निखिल बोला, विवेक तू चांदनी को पसंद करता है ना? निखिल, जस्ट स्टॉप इट, विवेक ने कहा। तो निखिल बोला, देख भाई, अगर फीलिंग्स है तो बता देना सही होता है, वरना ऐसा ना हो वो भी तेरे इंतजार में बैठी रहे और तुझसे भी कभी अपने दिल की बात ना कहे। निखिल की बात पर विवेक सोच में पड़ गया। निखिल की बात तो सही है, मैंने कभी चांदनी से पूछा ही नहीं मैं उसे पसंद हूँ या नहीं। फिर सोचा, हो सकता है उसे मैं पसंद हूँ, क्योंकि कल रात हॉस्पिटल में चांदनी ने उसे कुछ बातें कही थी जिनसे वो समझ रहा था कि चांदनी के मन में क्या है, और आजकल चांदनी उसके साथ बहुत खुश भी रहती है। यह सब बातें सोचकर विवेक मन ही मन मुस्कुरा रहा था और निखिल बस विवेक को ही देख रहा था, जो इस वक्त अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है। शाम के वक्त माधुरी की नींद खुली तो उसने सतीश को जगाया और बोला, जाके देखिए, बच्चा चांदनी को परेशान कर रहा होगा और उसके फीडिंग का टाइम भी हो गया है। सतीश उठा और फ्रेश होकर चांदनी के कमरे में आया तो देखा चांदनी बच्चे को गोद में लिए कुछ गुनगुनाते हुए पूरे कमरे में घूम रही है। सतीश चांदनी को देख मुस्कुराया, फिर उसने डोर नॉक किया और अंदर आया। सतीश ने चांदनी से पूछा, ये सोया नहीं क्या? तो चांदनी बोली, नहीं बस अभी उठा है, शायद लड्डू को भूख भी लगी है। चांदनी की बात पर सतीश ने हाँ कहा और बच्चे को लेकर अपने रूम में आ गया।
सतीश ने तुरंत बच्चे को माधुरी की गोद में दिया, फिर बोला, जल्दी लड्डू को फीड करा दो, नहीं तो फिर रोने लगेगा। लड्डू, माधुरी ने कहा तो सतीश मुस्कुराते बोला, चांदनी बच्चे को इसी नाम से बुला रही है, तो मैंने भी यही बोल दिया। वैसे तो ये सच में लड्डू जैसा है। यह सुनकर माधुरी मुस्कुराने लगी। इधर चांदनी, जो अभी तक बच्चे की वजह से थोड़ी खुश हो गई थी और उसका माइंड भी डाइवर्ट हो गया था, लेकिन अब फिर उसके मन में गायत्री जी की बातें चल रही हैं, तो वो जाकर रेलिंग के पास खड़ी हो गई और आसमान को देखने लगी। आसमान को देखते हुए चांदनी मन में बोली, माँ पापा, ये सब मेरे साथ क्यों होता है? क्या मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं है? क्यों जब भी मुझे थोड़ी खुशी मिलती है तो किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है? फिर विवेक के बारे में सोचते हुए बोली, मैं जब भी आपकी तरफ एक कदम बढ़ाती हूँ, फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ। न जाने आपके मन में क्या है। आप पर विश्वास भी है, लेकिन वो पेपर्स भी गलत नहीं है। चांदनी आसमान को देखते हुए यही सब सोच रही थी कि तभी विवेक वहां आया। चांदनी ने गर्दन घुमाकर देखा तो वो बिल्कुल उसकी बगल में खड़ा था। विवेक तो चांदनी को देखकर बहुत खुश था, लेकिन उसने चांदनी का चेहरा देखा जो थोड़ा मुरझाया हुआ था, तो उसने पूछा, हे तुम ठीक हो? इतनी उदास क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? चांदनी ने नामे से रिलाया तो विवेक ने कहा, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? यहाँ कितनी ठंड है। फिर चांदनी के गाल को छूते हुए कहा, देखो तुम्हारे गाल कितने ठंडे हो गए हैं। विवेक की बातों में उसके लिए फिक्र थी, जो चांदनी को बहुत अच्छी लग रही थी। वो मुझे यहाँ अच्छा लग रहा था तो वक्त का पता ही नहीं चला। चांदनी की बात पर विवेक मुस्कुराया और फिर दोनों अंदर आ गए। विवेक ने देखा जो बैग वो कल लाया था वो उसी जगह पर रखा हुआ है, तो विवेक खुद से बोला, इसने अब तक देखा भी नहीं उसमें क्या है। फिर उसने चांदनी को देखा जो कमरे से बाहर जा रही थी। आज सर्वेंट काफी लेकर आया। ये देखकर विवेक ने पूछा, चांदनी कहाँ है? तो सर्वेंट बोला, वो माधुरी मैम के रूम में है। उसकी बात पर विवेक ने हाँ कहा। विवेक ने कबोर्ड से अपने कपड़े लिए और जाने लगा कि उसे ड्रॉर की चाबी नीचे जमीन पर पड़ी हुई मिली, तो उसने मन में कहा, ड्रॉर की चाबी यहाँ कैसे? विवेक ने ड्रॉर ओपन किया तो वहाँ पहले की तरह सब चीजें थीं, लेकिन उसे कुछ अजीब लगा, तो वो बोला, क्या चांदनी ने ड्रॉर खोला था? वो एक पल रुका, फिर ड्रॉर बंद करके कुछ देर में डिनर के लिए आ गया। डिनर के वक्त सब वहाँ मौजूद थे, लेकिन माधुरी और चांदनी नहीं थे। तो विवेक ने सतीश से पूछा, भाई भाभी और चांदनी कहाँ है? बच्चा परेशान कर रहा था, इसलिए चांदनी माधुरी के पास है ताकि वो आराम से खाना खा सके। डोंट वरी, वो अभी आ जाएगी। सतीश की बात पर विवेक मुस्कुराया और खाना खाने लगा। खाने के बाद विवेक रूम में आया और सोफे पर बैठकर चांदनी का वेट करने लगा। बहुत देर तक जब चांदनी नहीं आई तो विवेक ने टाइम देखा, 11 बज चुके थे। विवेक मन में बोला, ये अब तक आई क्यों नहीं? और वो सोफे पर हाथ टिकाकर उसका वेट करने लगा कि तभी उसे पायल की छमछम सुनाई दी और उसने सामने देखा तो चांदनी कमरे के अंदर आ रही थी। विवेक तुरंत बोला, कहाँ थी तुम? मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ। यह सुनकर चांदनी विवेक को छेड़ते हुए बोली, किसने कहा था वेट करने के लिए? चांदनी की बात पर विवेक मुस्कुराया। फिर चांदनी तुरंत उसकी बगल में आकर बैठ गई और बोली, बोलिए, आपको क्या कहना है? विवेक उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता मुझे कुछ कहना है? यह सुनकर चांदनी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अब तक आपको इतना ही तो जान पाई हूँ। चांदनी की बात पर विवेक मुस्कुराया और फिर उसने जो बैग वो कल लाया था चांदनी के हाथ में थमाया और कहा, ये तुम्हारे लिए है। वो बैग देखकर चांदनी पहले तो खुश हुई, फिर एकदम से उसका चेहरा उतर गया और वो बोली, अब क्या है इसमें? कहीं आप फिर से तो ऑफिस के काम से बाहर नहीं जाने वाले? उस दिन भी आपने ऐसा ही किया था। फोन दिया वो भी इसलिए क्योंकि आपको मुझसे दूर जाना था। चांदनी फिर बोली, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। पहले आप गिफ्ट देंगे, फिर कुछ ऐसा बताएंगे जिससे मेरा दिल दुखे। मुझे तकलीफ देकर आपको बहुत मजा आता है ना? चांदनी ने एक सांस में यह सब बोल दिया और विवेक तो बस अपना मुंह खोले हैरानी से उसे देख रहा था। हे रिलैक्स, मैं कहीं नहीं जा रहा, विवेक ने चांदनी को समझाते हुए कहा। तो वो कुछ शांत हुई। इसमें तुम्हारे लिए कुछ है, देखो। विवेक की बात पर चांदनी ने उस बैग में रखे सामान को देखा और उसकी आंखें चमकने लगी। उसमें बहुत सारी सुंदर सुंदर सी चूड़ियां थीं, जिन्हें देख चांदनी बहुत ज्यादा खुश हो गई और बोली, ये सब कितनी प्यारी है। चांदनी चूड़ियों को हाथों में लेकर खनकाने लगी, तो विवेक ने पूछा, तुम्हें अच्छा लगा? तो चांदनी खुशी से बोली, बहुत ज़्यादा अच्छा। लेकिन ये सब क्यों?
चांदनी ने पूछा तो विवेक बोला, बस मेरा मन हुआ तो मैं ले आया तुम्हारे लिए। उसकी बात पर चांदनी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसने विवेक को थैंक यू कहा और वहां से जाने लगी कि विवेक ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस थैंक यू? विवेक की बात पर चांदनी वापस बैठी और बोली, तो फिर तुम चाहो तो थैंक यू किसी और तरीके से भी बोल सकती हो। विवेक ने कहा तो चांदनी बोली, बताइए क्या करूं मैं आपके लिए? आपका कोई काम है तो मैं कर दूंगी। विवेक मुस्कुराया और बोला, सोच लो, कई बाद में अपनी बात से मुकर मत जाना। तो चांदनी मुस्कुराते बोली, सोच लिया, अब बताइए क्या करूं? अब तो विवेक के चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान आ गई, जिसे देख चांदनी की मुस्कान गायब हो गई और वो सोच में पड़ गई। अब ये ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं और आखिर क्या करवाने वाले हैं? चांदनी अपनी सोच में ही थी कि विवेक एकदम से बोला, किस मी? यह सुनकर चांदनी की आंखें बड़ी हो गईं और उसने हैरानी से कहा, क्या किस? सतीश के रूम में माधुरी बड़े प्यार से बच्चे को सहलाते हुए देख रही थी और सतीश उसे एकटक देख रहा था। तो माधुरी बोली, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? बस यही कि इस छोटे शैतान ने आते ही मेरी जगह ले ली। अब मेरा पूरा टाइम इसका हो गया। सतीश की बात पर माधुरी मुस्कुराई और बोली, मैंने तो पहले ही कहा था, अब इग्नोर होने की आदत डाल लीजिए। सतीश उसके करीब आया और उसके गाल पर किस करते हुए बोला, मुझे इग्नोर करोगी तो लड्डू के भाई बहन कैसे आएंगे? यह सुनकर माधुरी शर्माने लगी और यह देखकर सतीश के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। अब तक बच्चा भी सो गया था, तो माधुरी ने उसे ठीक से सुलाया और खुद भी लेटने लगी। तो सतीश ने उसकी हेल्प की। सतीश ने माधुरी के माथे पर किस किया और अपनी कोहनी पर अपना सिर टिकाते हुए माधुरी के बाल सहलाने लगा। कुछ देर दोनों बड़े प्यार से बच्चे को देखते रहे और फिर सो गए। विवेक के रूम में चांदनी बेचारी विवेक की बात पर घबराहट से उसे देखते हुए बोली, क्या किस? तो विवेक बोला, हाँ सही सुना, किस मी। और वो चांदनी के थोड़ा करीब आ गया। विवेक चांदनी को देख पूरे मजे ले रहा था, तो चांदनी की हालत खराब हो रही थी और वो घबराते हुए बोली, देखिए, ये करना ज़रूरी है, मैं आपके लिए कुछ और कर दूंगी। नहीं, तुम अब अपनी बात से पलट नहीं सकती, मुझे यही चाहिए बस। विवेक की जिद देखकर चांदनी का रोने जैसा मुंह बन गया और वो समझ गई, आज विवेक उसकी बात नहीं मानेगा। विवेक ने चांदनी को खामोश देखा तो गुस्से से बोला, ठीक है मत करो, मैं जा रहा हूँ। और वो उठने लगा तो चांदनी बोली, रुकिए। चांदनी की बात सुनकर विवेक वापस सोफे पर बैठा तो चांदनी हिचकते हुए बोली, ठीक है, लेकिन पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए। यह सुनकर विवेक ने एक नज़र चांदनी को देखा, जो बिना उसे देखे बस अपनी उंगलियों से खेल रही थी। लेकिन विवेक को जानना था चांदनी के मन में उसके लिए क्या है और वो विवेक के लिए क्या फील करती है। विवेक ने अपनी आंखें बंद की तो चांदनी अपने नाखून चबाते हुए बस विवेक का चेहरा देखने लगी कि विवेक फिर बोला, तुमसे नहीं हो रहा तो क्या मैं जाऊं? यह सुनकर चांदनी थोड़ा सीरियस होकर बोली, नहीं नहीं, मैं कर रही हूँ ना। चांदनी ने एक गहरी सांस छोड़ी, फिर खुद को थोड़ा शांत करते हुए बोली, बस एक किस ही तो है, मैं कर लूंगी। लेकिन ये सोचते हुए कि उसे विवेक को किस करना है, चांदनी का दिल जोरों से धड़क रहा था। चांदनी विवेक के चेहरे के करीब आने लगी और उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि विवेक उन्हें अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहा था। विवेक ने झट से अपनी आंखें खोली तो देखा चांदनी की पलकें झुकी हुई थीं और वो धीरे धीरे विवेक की ओर ज्यादा करीब आ रही थी। वो कितनी घबराई हुई थी, उसकी बढ़ती धड़कनों से साफ पता चल रहा था। और सच कहें तो इस वक्त विवेक का भी कुछ ऐसा ही हाल था। चांदनी अभी क्या करने वाली है, यह सोचकर वो भी कम बेचैन नहीं था। अगले ही पल चांदनी के होंठों ने विवेक के गाल को छुआ और इसी के साथ विवेक के भी दिल की धड़कनें बढ़ गईं और उसने फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बाद विवेक ने अपनी आंखें खोली तो देखा चांदनी बहुत घबराई हुई सी अपने नाखून चबाते हुए दूसरी तरफ देख रही थी। चांदनी, विवेक ने उसका नाम पुकारा और उसके लिए कुछ बोलने से पहले चांदनी बोली, देखिए, अब मैं और कुछ नहीं करने वाली। इतना बोलकर चांदनी भागकर बाथरूम चली गई और विवेक तो बस मुस्कुराते हुए अपने गाल को सहलाने लगा। कुछ देर में चांदनी बाहर आई तो विवेक बेड पर लेटा हुआ था, तो वो भी एक कोना पकड़कर दुबक गई और वो मन ही मन मुस्कुरा रही है ये सोचकर कि उसने विवेक को किस कर दी। उतने में उसे विवेक की आवाज आई, ये मत समझना कि तुम्हारा काम पूरा हो गया। यह सुनकर चांदनी ने उसे मुड़कर देखा और बोली, मतलब? विवेक शरारत से बोला, मैंने गाल पर किस करने को नहीं कहा था। तो? चांदनी ने नासमझी से कहा। तो विवेक मुस्कुराया और फिर उसने अपने होठों पर उंगली फेरी
और ये देखकर चांदनी बिना कुछ कहे दोबारा उसकी तरफ मुड़ गई। चांदनी को ऐसे देख विवेक मुस्कुराने लगा। अगले दिन विवेक की नींद खुली तो चांदनी रूम में नहीं थी, क्योंकि वो उसके उठने से पहले ही नीचे हॉल में चली गई थी। ये सोचकर कि विवेक फिर उससे कुछ करने को ना बोले, विवेक ने फिर अपनी आंखें बंद की और सो गया कि तभी उसे चांदनी की आवाज़ सुनाई दी। सुनिए। विवेक ने आंखें खोली और बड़े प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग। तो चांदनी बस इतना बोली, आपका जूस रखा है। चांदनी जूस का गिलास टेबल पर रखकर जाने लगी तो विवेक ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, रुको, मुझे कुछ बात। लेकिन चांदनी उसका हाथ छुड़ाकर भाग गई। विवेक खुद से बोला, इसे तो मैं बताऊंगा। मेरी बात सुने बिना चली गई नीचे हॉल में। आज ऑफिस में एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होनी है, इसलिए विकास और सतीश दोनों उसी के बारे में बात कर रहे हैं। विवेक बोला, भाई हम दोनों में से किसी एक का इस मीटिंग में होना जरूरी है और मुझे आज निखिल के साथ जाना है, तो आपको ही मीटिंग अटेंड करनी होगी। विवेक की बात पर सतीश ने हाँ कहा, लेकिन उसके चेहरे से विवेक समझ रहा था कि सतीश माधुरी को लेकर थोड़ा वरीड है। भाई मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा और भाभी के साथ चांदनी है ही। विवेक की बात सुनकर सतीश मुस्कुराया और नाश्ते के बाद सब अपने काम पर लग गए। चांदनी तो तब से माधुरी के रूम में ही है और वहाँ उनके साथ ध्यान भी है, और गायत्री जी एनजीओ के काम से बाहर गई हैं। शाम के वक्त माधुरी तब से रूम में बैठे बोर हो रही थी, तो वो बोली, आज मैं नीचे हॉल में चलूं? उसकी बात पर चांदनी बोली, लेकिन भैया ने आपको आराम करने को कहा है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। मैं बहुत देर से बेड पर बैठी हूँ और थोड़ा वॉक करना भी तो जरूरी है। माधुरी की बात सबको ठीक लगी, तो बिहान और चांदनी उसको आराम से नीचे हॉल में लेकर आए। सब वहीं बैठकर आराम से बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ विवेक और निखिल आए। माधुरी को हॉल में देखकर निखिल ने उसका हालचाल पूछा और उन्हीं के साथ बैठ गया। विवेक ने सर्वेंट को कॉफ़ी लाने को कहा, फिर एक नज़र चांदनी को देखा और स्टडी में जाने लगा कि निखिल बोला, विवेक रुकना, कहाँ जा रहा है? विवेक थोड़ा नाराज होते हुए बोला, मैं यहाँ रुककर क्या करूँगा, और वैसे भी किसी को मुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना बोलकर वो चला गया। माधुरी और निखिल एक दूसरे का मुंह देखने लगे तो विहान बोला, ये भाई हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? उसकी बात पर निखिल बोला, इस हिटलर की बात तो यही जाने, सुबह से ऐसा ही है। निखिल की बात सुनकर चांदनी समझ गई कि सुबह वो विवेक की बात सुने बिना चली गई थी, तो शायद उसी वजह से वो ऐसा बोल रहा है। तभी सर्वेंट वहाँ कॉफ़ी लेकर आया तो माधुरी बोली, चांदनी देवर जी के लिए कॉफ़ी लेकर तुम जाओ, हो सकता है तुम्हारे जाने से उनका मूड ठीक हो जाए। माधुरी की बात पर चांदनी ने कॉफ़ी मग उठाया और हाँ में अपना सिर हिलाया। वो डर तो रही थी, लेकिन वो मुस्कुराई और फिर स्टडी रूम की तरफ चली गई। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।